So yesterday we started with Fazan's rule. ठीक है, फजान रूल में हमने ये कहा था कि जो आपका कैटायन है या एनायन है, जो कैटायन है वो एनायन की क्या कर रहा है, पोलराइजेशन कर रहा है, यानी कि जो उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसको अपनी तरफ क्या कर रहा है, अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। ओके, सो जब एनायन जो है वो पोलराइज हो जाता है, दिस प्रोसेस इज नोन एज पोलराइजेशन। इसको हम क्या कहते हैं, पोलराइजेशन कहते हैं। ठीक है, एंड द बॉन्ड इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू कोवलेंट बॉन्ड। अब दो टर्म्स लिखी जाती हैं, पोलराइजेशन पावर एंड पोलराइजेबिलिटी। पावर किसकी होगी, कैटायन की। कितनी पावर है कैटायन में कि वो एनायन को क्या कर दे, पोलराइज कर दे। ठीक है, तो पोलराइजेशन पावर किसकी होगी, पोलराइजेशन पावर ऑफ कैटायन। और किसने पोलराइज होना है, एनायन ने। एनायन की क्या होगी, पोलराइजेबिलिटी। ओके, तो एनायन की क्या होगी, पोलराइजेबिलिटी। ओके, जितना कैटायन का साइज छोटा होगा, जितना इसका साइज छोटा होगा उतना ज्यादा ये क्या कर सकेगा, पोलराइज कर सकेगा। और जितना इसका साइज बड़ा होगा उतना ये ज्यादा क्या होगा, पोलराइज होगा। ठीक है, कैटायन का साइज छोटा होना चाहिए और एनायन का साइज बड़ा होना चाहिए। ओके राइट, अब इसी कंटेक्स्ट में लिखो लिथियम और बेरिलियम में। तो लिथियम का साइज छोटा है तो लिथियम की ज्यादा, क्या क्या, हाँ वही मैं पॉइंट बताने लगी हूँ। अब जिसका चार्ज ज्यादा है वो ज्यादा पोलराइजेशन करेगा फिर। ठीक है, अगर आप बेरिलियम Be2 पॉजिटिव ले रहे हो फिर उसकी ज्यादा पोलराइजेशन होगी। अगर आप सिंपल Li या Be ले रहे हो तो फिर Li होगा। ठीक है, चार्ज जितना ज्यादा इसके ऊपर चार्ज होगा उतनी ज्यादा ये पोलराइजेशन करेगा। ठीक है, अब जैसे लिखो LiCl, लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, रुबिडियम एंड सीजियम। इसमें सबसे ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर किसका होगा, लिथियम क्लोराइड का या सीजियम क्लोराइड का, लिथियम क्लोराइड का, क्योंकि यहाँ पे कैटायन का साइज क्या है, छोटा है। ठीक है, सिमिलरली अगर आप NaF का ऑर्डर चेक कर रहे हो और NaI का ऑर्डर चेक कर रहे हो तो कौन ज्यादा कोवलेंट होगा, NaI, क्योंकि एनायन का साइज बड़ा है। ओके उसके बाद आती है नेक्स्ट टर्म, राइट डाउन, डाइपोल मूवमेंट। द नेक्स्ट टर्म इज डाइपोल मूवमेंट। ये जो पोलर एंड नॉन पोलर कैरेक्टर है उसको हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं, डाइपोल मूवमेंट में, विच इज एक्चुअली द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज इनटू देयर डिस्टेंस। ठीक है, और इसका यूनिट होता है डिबाई, डिबाई कह लो या कूलम सेंटीमीटर। ठीक है, तो डाइपोल मूवमेंट इज इक्वल टू Q इंटू डी। Q मीन्स दोनों एटम्स के चार्ज कितना है, दिस इज दी पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव, और इनके बीच का ये डिस्टेंस कितना है, यानी कि उनकी बॉन्ड लेंथ कितनी है, ये आपको क्या देता है, डाइपोल मूवमेंट। And dipole moment, it is a vector quantity that always points from the positive to the negative side. ठीक है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसको हम पॉजिटिव से नेगेटिव साइड तक क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, बेस्ड ऑन द डाइपोल मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स वी कैन प्रिडिक्ट वेदर द मॉलिक्यूल्स आर पोलर और नॉन पोलर। ठीक है, उनकी डाइपोल मूवमेंट के बेसिस पे हम ये बता सकते हैं कि वो पोलर कैरेक्टर शो करते हैं या नॉन पोलर कैरेक्टर शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें पोलैरिटी होगी कि नहीं, दिस मॉलिक्यूल इज पोलर और नॉट, पोलर होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो इसकी कुछ ना कुछ पोलैरिटी होगी क्योंकि डाइपोल मूवमेंट यहाँ से यहाँ तक जा रही है। सिमिलरली इफ आई राइट द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर लिखते हैं, इसमें डाइपोल मूवमेंट क्या होगी, 0 होगी। क्यों,
इसमें आपने पॉजिटिव एंड नेगेटिव वाले देखने हैं, ठीक है। हमेशा हमने जब भी डायपोल मूवमेंट डिस्कस करनी है, वी विल बी सीइंग द पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव। कार्बन विल बी हैविंग पार्शियल पॉजिटिव कैरेक्टर, ऑक्सीजन विल बी हैविंग पार्शियल नेगेटिव। तो एक इधर को जा रहा है, एक इधर को जा रहा है, देन दैट विल बी कैंसलिंग ईच अदर। तो यहाँ पर डायपोल मूवमेंट क्या हो जाती है, 0। दैट शोज दिस मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर। पोलैरिटी नहीं है तो नॉन पोलर हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली इफ आई राइट द स्ट्रक्चर ऑफ वाटर, इफ आई राइट द स्ट्रक्चर ऑफ वाटर, एग्जैक्ट स्ट्रक्चर्स लिखने हैं हमने। ये होता है वाटर का स्ट्रक्चर, इसमें पार्शियल पॉजिटिव कौन से हैं, ये, ठीक है। दिस इज पार्शियल नेगेटिव, पोलैरिटी इज गोइंग फ्रॉम दिस टू दिस, पोलैरिटी इज गोइंग फ्रॉम दिस टू दिस। तो इन दोनों का क्या होगा रिजल्टेंट, दे विल एड अप, ठीक है। तो ऐड होने के बाद ये क्या कर जाएंगे, दे विल बी गिविंग यू सम ऑफ द पोलैरिटी, ठीक है। तो दिस मॉलिक्यूल इज पोलर इन नेचर, ओके। इसी कंटेक्स्ट में एक क्वेश्चन है, लिखिए अबाउट द पोलैरिटीज। Both NH3 and NF3 have identical structures. Both NH3 and NF3 have identical structures and hybridization. NH3 और NF3 की बात कर रहे हैं, कहते दोनों का स्ट्रक्चर भी सेम है, हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है, ठीक है। And they are having same electronegativity difference also. But still two molecules have different dipole moment values. How you will account for this? दोनों की डायपोल मूवमेंट की वैल्यूज जो हैं वो डिफरेंट है। जैसे NH3 की मैं आपको बता रही हूँ, दैट इज 0.9 और NF3 की 1 है। तो ये डिफरेंस है, क्यों डिफरेंस है, स्ट्रक्चर भी सेम है, हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम है। अगर मैं NH3 का स्ट्रक्चर बनाऊं, यू नो इट इज अ पिरामिडल स्ट्रक्चर, पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है विद 1 लोन पेयर, ठीक है। अब यहाँ पर ये पार्शियल नेगेटिव है एंड दीज 3 आर पार्शियल पॉजिटिव। तो पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव एंड पॉजिटिव से नेगेटिव, ठीक है। तो इसकी क्या वैल्यू आ जाएगी, इट विल बी हैविंग सम ऑफ द वैल्यू 0.9, ओके। अगर मैं NF3 की बात करूं, अब नाइट्रोजन और फ्लोरीन में से किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो दैट विल बी पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव एंड दिस विल बी पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है। तो ऐसे करके कुछ वैल्यू आएगी जहां पर ये दोनों कैंसल आउट हो रही हैं, ठीक है, और ये जो है वो क्या है, रिजल्टेंट दे रही है आपको, राइट। क्लियर हो गया, हाँ जी क्लियर है बेटा, ओके। सो इन दिस वे वी विल बी गिविंग द आंसर। सेम है आपका कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का, उसमें वो कह रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की डायपोल मूवमेंट जो है वो डिफरेंट है। क्यों, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का लीनियर स्ट्रक्चर है, कार्बन डाइऑक्साइड का लीनियर स्ट्रक्चर है, तो दोनों कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो 0 डायपोल दे रहे हैं। बट वाटर में क्या हो रही है, डायपोल मूवमेंट इज इंक्रीजिंग, ठीक है, एड अप हो रही है, इंक्रीज हो रही है। क्लियर हो गया, चलिए। So this is the concept of dipole moment. Let's start with the hybridization. हाइब्रिडाइजेशन स्टार्ट करने से पहले आपको VBT के सारे स्ट्रक्चर्स क्लियर हैं, VBT के सारे स्ट्रक्चर्स क्लियर हैं कि नहीं। ट्राइगोनल प्लेनर पता है, एक होता है लीनियर स्ट्रक्चर, जैसे BeF2 का है, दैट इज लीनियर, ठीक है। ट्राइगोनल में आपका इस शेप का आ जाता है स्ट्रक्चर, ओके। उसके बाद आता है टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल में स्ट्रक्चर कुछ ऐसा आ जाता है, ठीक है। इसमें 3 है, AB3 टाइप हो गई है, दिस इज AB4, दिस इज ट्राइगोनल प्लेनर एंड दिस इज टेट्राहेड्रल। उसके बाद 5 वाला कौन सा आ जाता है, कौन सा बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, जहां पर 2 एक्सियल बॉन्ड्स होते हैं और 3 कौन से होते हैं, इक्वेटोरियल बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। सो दिस इज AB5 दैट इज ट्राइगोनल
बाय पिरामिडल। 6 वाला कौन सा स्ट्रक्चर होता है? ऑक्टाहेड्रल। ए बी 6 टाइप आ जाएगी, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सो दिस इज ए बी 6 टाइप, दैट इज ऑक्टाहेड्रल। और 7 वाली कौन सी टाइप आ जाती है? पेंटागनल बायपिरामिडल। पेंटागनल बायपिरामिडल का कैसा स्ट्रक्चर होता है? पेंटागन की तरह, ठीक है, जहां पर 1 2 3 4 5, ये 6 है और ये 7, ठीक है। सो दिस इज ए बी 7 एंड दिस इज द पेंटागोनल बायपिरामिड, ठीक है। स्ट्रक्चर सारे आपको लर्न होने चाहिए। दिस इज अकॉर्डिंग टू वीबीटी थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है। AB2 is linear, AB3 is trigonal planar, AB4 is tetrahedral, AB5 is trigonal bipyramidal, AB6 is octahedral and AB7 is pentagonal bipyramidal। अब ये हो गए रेगुलर ज्योमेट्रीज वाले, जिनमें सारे के सारे एटम्स जो हैं वो सेम है। देख रहे हो ना आप, हर जगह मैं बी लिख रही हूँ, मैंने सी नहीं लिखा या कोई और नोटेशन नहीं दी है, ठीक है। तो दीज आर द रेगुलर ज्योमेट्रीज। रेगुलर ज्योमेट्रीज के बाद हमारे पास कुछ इरेगुलर ज्योमेट्रीज भी होती हैं, ठीक है। वी आर हैविंग सम ऑफ द इरेगुलर ज्योमेट्रीज आल्सो। फॉर एग्जांपल, इससे स्टार्ट करते हैं। यहां पर अगर एक लोन पेयर लगा दूं मैं, अगर मैं यहाँ पर एक लोन पेयर लगा दूं, खाली इलेक्ट्रॉन्स हैं, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, तो ये बॉन्ड भी नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। तो ये स्ट्रक्चर कैसा है? बेंट स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो दिस विल बी काउंटेड एज बेंट, ठीक है। ये कौन सा स्ट्रक्चर हो जाएगा? बेंट स्ट्रक्चर हो जाएगा। ये अब इरेगुलर ज्योमेट्रीज है, ठीक है। दीज आर द इरेगुलर ज्योमेट्रीज वेयर वी आर टॉकिंग अबाउट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब सिमिलरली ये स्ट्रक्चर देखो, इसमें अगर अगेन ये वाला बॉन्ड नहीं है, सिर्फ इसके ऊपर लोन पेयर है, तो ये कौन सा स्ट्रक्चर बन जाता है? दिस इज पिरामिडल, अमोनिया का स्ट्रक्चर है। पिरामिड ऐसा ही होता है ना, कुछ ऐसी फॉर्म का होता है, ऐसा होता है ना पिरामिड, पिरामिड ऐसा होता है ना कुछ, ठीक है। सो दैट इज पिरामिडल स्ट्रक्चर। और पिरामिडल में हम एग्जांपल देते हैं, हमेशा याद रखनी है अमोनिया की, दैट इज हैविंग 1 लोन पेयर। अगर ये लोन पेयर 2 हो जाते हैं, इफ दीज आर 2 लोन पेयर्स, तो ये कौन सा स्ट्रक्चर बन गया? फिर से बेंट स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। विद 2 लोन पेयर्स द स्ट्रक्चर विल बी बेंट एंड द एग्जांपल इज वाटर। और इसकी एग्जांपल कौन सी हो जाती है? वाटर की हो जाती है। क्लियर हुआ? ठीक है जी, क्लियर हुआ। अब इसी में ही हम नेक्स्ट मॉडिफिकेशन करते हैं। जो रेगुलर ज्योमेट्री है उसका ये वाला बॉन्ड तोड़ के उसकी जगह एक लोन पेयर लगा दिया हमने। अब ये कौन सा स्ट्रक्चर है? देखो ऐसे करके सीसॉ लग रहा है, ऐसे करके सीसॉ लग रहा है कुछ, तो दैट इज सीसॉ, ठीक है। ये कौन सा स्ट्रक्चर बन जाता है? सीसॉ बन जाता है। अब सपोज अगर मैं ये बॉन्ड ना हटाऊं, मैं इन दोनों बॉन्ड्स की जगह 2 इलेक्ट्रॉन्स लगा देती हूँ, 2 लोन पेयर लगा देती हूँ, ठीक है। एक लोन पेयर के साथ ही कौन सा स्ट्रक्चर दे रहा था? सीसॉ। अगर मैं 2 लोन पेयर कर देती हूँ तो फिर ये कौन सा स्ट्रक्चर है? ऐसे करके टी नहीं लग रहा आपको? ऐसे करके टी नहीं लग रहा? तो दैट इज टी शेप। कौन सी शेप है? टी शेप, ठीक है जी। अब इस पे चलते हैं। अगर मैं यहाँ पर एक लोन पेयर लगा देती हूँ तो ये कौन सा स्ट्रक्चर है? ऑक्टाहेड्रल से कौन सा बन जाएगा? विद 1 लोन पेयर, दैट इज स्क्वायर पिरामिडल, दैट इज स्क्वायर पिरामिडल। अगर मैं यहाँ पर दोनों लोन पेयर लगा देती हूँ तो
with 2 lone pair, that is square planar. With 2 lone pair, that is square planar. ठीक है, ओके यहाँ तक अब आपकी इररेगुलर ज्योमेट्रीज थी। यहाँ तक आपकी कौन सी ज्योमेट्रीज हैं? इररेगुलर ज्योमेट्रीज हैं। अदिति समझ आ गया बेटा? कोई स्ट्रक्चर आपने पूछना है दोबारा पूछ सकते हो। ओके ये हम वीबीटी थ्योरी के अकॉर्डिंग डिस्कस कर रहे हैं, जहां पर वीबीटी थ्योरी क्या कहती है, दैट लोन पेयर repulsion they are more than the lone pair bond pair repulsion than the bond pair repulsion। कहते हैं कि अगर लोन पेयर्स दो प्रेजेंट हैं कहीं पे तो वो एक दूसरे को ज्यादा रिपेल करेंगे एज कंपेयर टू ये लोन पेयर और ये बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स, एज कंपेयर टू ये दोनों बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन। जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हैं वो स्टेबिलिटी चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हमारा स्ट्रक्चर जो है वो स्टेबल रहे, इसीलिए वो बहुत कम रिपल्शन देते हैं। बट लोन पेयर्स ऐसे हैं वो स्ट्रक्चर को डिस्टॉर्ट करना चाहते हैं, तो इसलिए वो ज्यादा क्या क्रिएट करते हैं? रिपल्शंस क्रिएट करते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू वीबीटी यू कैन प्रिडिक्ट द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल एक लिखो, राइट डाउन वन एग्जांपल ऑफ BRF5, राइट डाउन वन एग्जांपल ऑफ BRF5। अकॉर्डिंग टू वीबीटी थ्योरी आप इसका ज्योमेट्री हाइब्रिडाइजेशन जो है, हाइब्रिडाइजेशन के लिए भी बताऊंगी, अभी ज्योमेट्री देख लेते हैं हम कैसे डिस्कस करेंगे। BRF5 सबसे पहले आपने यहाँ पे सेंट्रल एटम देखना है। सेंट्रल एटम कौन सा है? ब्रोमीन। ब्रोमीन के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अगर फ्लोरीन के कितने हैं? 7, तो क्लोरीन के भी कितने होंगे? ब्रोमीन के भी कितने होंगे? आयोडीन के भी कितने होंगे? 7। तो 7 प्लस जितने आपके बॉन्डेड एटम्स हैं, कितने बॉन्डेड एटम्स हैं? डिवाइडेड बाय ये कितना आ गया? 6 आ गया। 6 का मतलब क्या है कि एक्चुअली ब्रोमीन के साथ 6 फ्लोरीन लगने चाहिए थे। एक्चुअली ब्रोमीन के साथ 6 फ्लोरीन लगने चाहिए थे, बट कितने अटैच्ड हैं? 5। अगर मैं 6 की बात करूं यहाँ पर, तो 6 वाली ज्योमेट्री कौन सी है? 6 वाली ज्योमेट्री कौन सी है? देखो, ऑक्टाहेड्रल। अगर एक लोन पेयर आ गया तो कौन सी ज्योमेट्री बन जाती है? ठीक है, ऐसे आपने प्रेडिक्ट करनी है। आपने सेंट्रल एटम जो है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लिखने हैं, साथ में आपने बॉन्डेड एटम्स लिखने हैं। 5 फ्लोरीन लगे हुए हैं तो मैंने यहाँ पे 5 लिख दिया, डिवाइडेड बाय 2 करना है, 6 आ गया। 6 का मतलब क्या है कि ब्रोमीन के साथ एक्चुअली फ्लोरीन कितने अटैच होने चाहिए थे? 6 होने चाहिए थे, बट कितने लगे हुए हैं? 5 लगे हैं, यानी कि एक कम है। अगर मैं 6 वाली ज्योमेट्री देखूं तो वो ऑक्टाहेड्रल बननी चाहिए थी। अगर उसमें एक लोन पेयर आ गया है, एक कम का मतलब उसमें एक लोन पेयर है, एक लोन पेयर आ गया तो ज्योमेट्री किस में शिफ्ट हो गई? स्क्वायर पिरामिडल में शिफ्ट हो गई। ठीक है जी, हर एक केस में पॉसिबल नहीं है, थोड़े से ही इसमें एटम्स हैं। वीबीटी के थोड़े थोड़े मॉलिक्यूल्स ही हम डिस्कस करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन सबके लिए, हाइब्रिडाइजेशन में हम सबके लिए बताएंगे, क्योंकि उसमें हम कैटायंस भी लेते हैं, आयंस भी लेते हैं। ठीक है, अब जैसे H3O पॉजिटिव का निकालो। नाउ कैलकुलेट फॉर H3O पॉजिटिव। अब इसमें पॉजिटिव है तो यानी कि आपने ऑक्सीजन में से एक इलेक्ट्रॉन माइनस कर देना। पॉजिटिव का मतलब क्या है? एक इलेक्ट्रॉन कम होगा ना ऑक्सीजन में, तो अगर ऑक्सीजन के वैलेंस कितने होते हैं? 6 होते हैं, तो अब कितने लिखोगे आप? 5 प्लस डिवाइडेड बाय कितने लगे होने चाहिए थे हाइड्रोजन? 4, बट एक्चुअली कितने अटैच्ड हैं? अब 4 वाली ज्योमेट्री देखो कौन सी है आपके पास? AB4 टेट्राहेड्रल। उसमें अगर एक लोन पेयर आ जाता है तो ज्योमेट्री कौन सी है? पिरामिडल। तो इसकी ज्योमेट्री कौन सी होगी? पिरामिडल। समझ आया?
मतलब सारे हाइब्रिडाइजेशन में कवर हो जाते हैं। हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट भी ले सकते हो, अगर उनपे अगर नॉर्मल स्ट्रक्चर वीबीटी वालों पे चलते हैं तो आप वीबीटी लगा लो, नहीं तो हाइब्रिडाइजेशन तो है ही। हाइब्रिडाइजेशन का भी ऐसे फॉर्मूला बताऊंगी, ठीक है। अब हाइब्रिडाइजेशन पे चले, ये हो गया वीबीटी का कंसेप्ट क्लियर, ठीक है। सारे स्ट्रक्चर्स बता दिए अब मैंने। अब हाइब्रिडाइजेशन का क्या कंसेप्ट है देखो, अब हम ऑर्बिटल्स पे चलेंगे। ये तो सिंपल स्ट्रक्चर थे जिसमें हम एटम्स काउंट कर रहे थे। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट द ऑर्बिटल्स, जहां पर हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है, और वो ऑर्बिटल्स डिफरेंट डिफरेंट तरह के हैं। एस है, पी है, डी है एंड एफ है, पढ़ के आए हैं हम। जहां पर एस जो है हेड ऑन ओवरलैपिंग में जाते हैं, ठीक है, स्फेरिकली सिमेट्रिक होते हैं लाइक दिस, ओके। पी वाले जो है वो साइड वाइज ओवरलैपिंग में जाते हैं, ओके। पी वाले जो है वो साइड वाइज ओवरलैपिंग में जाते हैं। अब मुझे ये बताओ, अगर मैं एक एस और एक पी को ओवरलैप करवाऊंगी तो क्या ये ओवरलैपिंग मैक्सिमम होगी? नहीं होगी ना। यहाँ पर देखो ये मैक्सिमम ओवरलैप कर रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ यहाँ पर और यहाँ पर ओवरलैपिंग हो रही है, और इस पोर्शन में सिर्फ इतनी को ओवरलैपिंग हो रही है। दोनों पी ऑर्बिटल्स, दोनों पी की भी ओवरलैपिंग कम है। मास्क नीचे कर लो, एस ऑर्बिटल स्फेरिकली सिमेट्रिक है। अच्छा, एस ऑर्बिटल स्फेरिकली सिमेट्रिक है, उसके साथ अगर मैं एक पी की बॉन्डिंग कर रही हूँ, ऐसे कर, ठीक है, ऐसे देख लेते हैं। अगर एस के साथ मैं एक पी की बॉन्डिंग कर रही हूँ तो अगेन बॉन्डिंग ओवरलैप इफेक्टिव है, ठीक है। बट यहाँ पर क्या हो जाता है, जो हमने पी वाला लेना है, वी विल बी कंसीडरिंग ओनली पी जेड, पी जेड कंसिडर करेंगे। अगर आप यहाँ पे देखो, मैंने पी एक्स और पी वाई कंसिडर किया, तो ये बॉन्डिंग जो है दैट इज नॉट इफेक्टिव, ये बॉन्डिंग इफेक्टिव नहीं है, ठीक है। ये वाली भी इफेक्टिव है, ये इसके कंपैरेटिव जो पाई बॉन्ड बनता है दैट इज लेस इफेक्टिव। पाई बॉन्ड जो है वो कम इफेक्टिव है, ज्यादा बॉन्डिंग नहीं होती है, बट सिग्मा वालों की ज्यादा बॉन्डिंग होती है। जैसे इसमें मैंने एस और पी की शो की है बॉन्डिंग, आप एस एस की बॉन्डिंग शो कर सकते हो लाइक दिस आल्सो। स्फेरिकली सिमेट्रिक दो मिल रहे हैं, ओके, ठीक है। अब हाइब्रिडाइजेशन का क्या कंसेप्ट है, कहते हैं कि हमारे पास जब एस पी डी ऑर्बिटल्स मिल रहे हैं तो बॉन्डिंग इतनी इफेक्टिव ओवरलैपिंग में नहीं जाती है, इतनी इफेक्टिव ओवरलैप नहीं हो रहा है। अगर ओवरलैप इफेक्टिव नहीं हो रहा है तो दैट मीन्स जो स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं क्या वो स्टेबल होंगे? नहीं होंगे, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन में हम क्या करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट क्या है, कहते हैं आपने जो ऑर्बिटल्स लेने हैं ले लो, आपने एस वाला पी के जितने भी ऑर्बिटल्स लेने हैं, यू टेक दैट ऑर्बिटल्स, हम उन सबको क्या कर देंगे, मिक्स कर देंगे, ठीक है। ऐसे हम उनको सबको लेके मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद जो आपके पास रिजल्टेंट ऑर्बिटल आएगा वो इस शेप में आएगा, दैट इज कॉल्ड एज हाइब्रिड ऑर्बिटल। इसको हम कौन सा ऑर्बिटल कहते हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं। अगर आप यहाँ पर 3 ऑर्बिटल्स ले रहे हो तो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आएंगे वो भी कितने आएंगे? 3 ही आएंगे, ओके। दीज आर द हाइब्रिड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अब ये ऑर्बिटल्स सबके लिए आपने सेम लिखने हैं, एस पी एक्स पी वाई, तीनों को मिक्स किया, तीनों की शेप अलग अलग है, इसकी स्फेरिकली सिमेट्रिक है, इसकी ऐसी है। अब मैंने ये तीनों ऑर्बिटल्स को मिक्स कर दिया, मेरे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल आया जो इस शेप का है, ठीक है। सबकी शेप्स जो है वो क्या रहेंगी? सेम रहेंगी, ओके ओके। चलो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट कंसेप्ट। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन CH4। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। मीथेन में पहले कार्बन की स्टेट लिखो, क्या कॉन्फ़िगरेशन है? 1s2 2s2 2p 2p2
6 है ना, 2p2 हो गया। अब ये जो 2p ऑर्बिटल्स है इनको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, नो डाउट बाकी भी हैं बट हम सिर्फ वैलेंस की बात करेंगे, ठीक है। दिस इज 1s, दिस इज 2s एंड दिस इज 2p, ओके। दिस इज द ग्राउंड स्टेट ऑफ द कार्बन। ये कौन सी स्टेट होती है, ग्राउंड स्टेट होती है। अब ग्राउंड स्टेट में मेरे पास, अच्छा वन थिंग मोर, हाइब्रिडाइजेशन की एक इंपॉर्टेंट कंडीशन ये भी होती है कि आपने जिसके साथ बॉन्डिंग करवानी है उसके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, ठीक है। जिसकी बॉन्डिंग होगी उसके पास कौन से इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, सिंगल इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। जैसे यहाँ पर कार्बन के पास है, ये दो सिंगल इलेक्ट्रॉन्स है ना, अनपेयर्ड, बट कार्बन के पास कितने अनपेयर्ड है, चाहिए कितने हमें, 4 चाहिए। तो हम यहाँ पर कार्बन इन एक्साइटेड स्टेट लिखते हैं, वी विल बी राइटिंग कार्बन इन विच स्टेट, एक्साइटेड स्टेट। अब मैं सिर्फ एक्साइटेड स्टेट शो करूंगी, ठीक है। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है इसको मैंने आगे शिफ्ट करवा देना, तो यहाँ पर 1 बच जाएगा, 1 2 एंड ऐसे ही होगा। दिस इज S एंड दिस इज P। कितने S इन्वॉल्व हुए हैं, 1 S इन्वॉल्व हुआ है, कितने P इन्वॉल्व हुए हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है, sp3। नाउ यू हैव टू रिमेंबर 3 + 1, 4 वाली हाइब्रिडाइजेशन कौन सी लिख के आए हैं हम, ज्योमेट्री, 4 वाली ज्योमेट्री हम लिख के आए हैं टेट्राहेड्रल, 4 वाली ज्योमेट्री हम लिख के आए हैं टेट्राहेड्रल, ठीक है। अब आपने क्या करना है, बस सिंपली 4 हाइड्रोजन लो, जिनकी स्पिन क्या होनी चाहिए, ऑपोजिट, ठीक है। जो हमने हाइड्रोजन लेने हैं उनकी स्पिन कैसी होनी चाहिए, ऑपोजिट होनी चाहिए, एंड हेयर दे विल बी बॉन्डिंग इन ऑर्डर टू गिव यू CH4, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर हुआ, इज दिस क्लियर? Similarly, we can form the structure of C2H6. Similarly, we can form the structure of C2H6. 2 कार्बन लेंगे पहले। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा CH4 का, जो मैंने अभी आपको हाइब्रिड स्ट्रक्चर बताया। कितने ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हुए हैं बेटा, 4 ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हुए हैं, तो यानी कि 4 हाइब्रिड आएंगे, 1 2 3 एंड 4। ये बड़ी वाली लोब्स बना दी, छोटी वाली लोब्स आपने इन्हीं के बीच में बना दी, ठीक है। कार्बन के कितने ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हुए थे, 4, और कितने हाइड्रोजन लग गए इसके साथ, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ CH4, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ CH4। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ? अभी नेक्स्ट देखो, if we do the example of C2H6, if we do the example of C2H6, 2 कार्बन लगे हुए हैं, एक कार्बन मैं यहाँ पे बनाती हूँ, एक कार्बन मैं यहाँ पर बनाती हूँ, ठीक है। आप ऐसे देख सकते हो स्ट्रक्चर को, लाइक दिस। क्या ये सिमिलर नहीं है CH4 की तरह, बस यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है और 1 कार्बन है। इज द स्ट्रक्चर सिमिलर टू CH4, जहां पर 3 हाइड्रोजन हैं और एक जो बॉन्डिंग है वो किसके साथ हो रही है, कार्बन के साथ हो रही है। समझ आया, समझ आया कि नहीं? पहले अगर CH4 की sp3 हाइब्रिडाइजेशन और टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर था तो इसका भी कौन सा होगा, टेट्राहेड्रल एंड sp3 हाइब्रिडाइजेशन।
अब स्ट्रक्चर्स बना देती हूँ मैं सीधे, ठीक है। कार्बन को हम रिप्रेजेंट नहीं करेंगे यहाँ पर, आई विल बी राइटिंग सिंपली लाइक दिस। हमने 4 लोब्स बनानी है, 4 लोब्स बनाई थी पहले भी, अभी भी 4 लोब्स बना दी मैंने, ये छोटी वाली लोब्स इनके बीच में। बेटा हाइब्रिड स्ट्रक्चर ही ऐसा आता है, सारी सेम है ना, आप देख सकते हो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, कि सारे सेम लिखे जाएंगे, कोई डिफरेंस नहीं। अब मैं इसमें बता नहीं सकती कि मैंने कौन सा एस लिखा है कौन सा पी लिखा है, ओके। अब नेक्स्ट देखो, ये वाले कार्बन की भी सेम हाइब्रिडाइजेशन होगी, तो इस वाले कार्बन की भी मैं ऐसे लिख सकती हूँ लोग, लाइक दिस 1 2 3 4, ठीक है। ये कार्बन कार्बन की बॉन्डिंग हो गई, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन, यहाँ पर दूसरा, और यहाँ पर स्ट्रक्चर बन गया, बन गया जैसा आपने ये बनाया था वैसा ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बन चुका है, ठीक है जी, क्लियर हुआ। कल इस हाइब्रिडाइजेशन को मैं थोड़ा सा और बता के फिर हम ये चैप्टर खत्म कर देंगे, ठीक है, क्योंकि मेन टॉपिक्स तो मैंने आपको बता ही दिए हैं सारे, वो हमने डिस्कस कर लिए हैं।